गुड मॉर्निंग। कल जो हमने पढ़ा था उसमें कोई डाउट है क्या? डाउट है? डाउट तो आता ही नहीं है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन है। ओके। अब हमें आगे पढ़ना। आगे क्या पेंसिल इधर है? पेंसिल। पेंसिल हम ड्राइंग बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसमें क्या आता है? पेंसिल आती है। हमारे पास टोटल 18 प्रकार की पेंसिल है क्या होता है? 18 है। तो टोटल 18 प्रकार की पेंसिल है। जकम जिसमें 6 कठोर ग्रेड की, 6 मध्यम ग्रेड की और 6 नरम या सॉफ्ट ग्रेड की। ठीक है। अब देखो दो वर्ड आते हैं। एक होता है एच। एच का मतलब होता है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। और बी आता है ब्लैकनेस। ब्लैकनेस का मतलब है आप जो बनाओगे तो ब्लैक क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ब्लैक तभी ज्यादा आएगा तब सॉफ्टनेस हमारे पास क्या हो? ज्यादा। ब्लैक तभी ज्यादा आएगा जब सॉफ्ट क्या हो? ज्यादा। तो ये कठोरता कम होगी तो हमारे पास क्या होगी? मुलायम। ठीक है भाई। तो हमारे पास पेंसिल एक एच से होती है, दूसरी होती है बी। इनकी सहायता से मिलाकर पेंसिलों का निर्माण करते हैं। जो पेंसिलें बनाते हैं वो हमारे पास, ये ध्यान रखो, 9H से लेके 7B तक। 9H से लेके क्या बनाते हैं? 7B। तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी है? 9H। जितनी पेंसिल ज्यादा हार्ड होगी उतना ही पतला लिखा जाएगा, महीन लाइन खींचा जाएगी। तो महीन लाइन किस पेंसिल द्वारा खींची जाती है? 9H के द्वारा। सबसे महीन लाइन 9H के द्वारा। ठीक है। सबसे मोटी लाइन या सबसे बड़ी लाइन किसके द्वारा? 7B। 7B है जो ब्लैकनेस ज्यादा है, यानी आप पेंसिल चलाओगे तो ज्यादा ब्लैकनेस के साथ यहां पर चलेगी। ब्लैकनेस ज्यादा तो गहरी क्या रहेगी? ज्यादा। और ज्यादा गहरी मतलब वो घिस के ज्यादा घिस रही है, इसका मतलब सॉफ्टनेस क्या है? ज्यादा। ठीक है। 9H से 7B। सबसे मुलायम 7B, सबसे कठोर 9H। तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, कितनी हो गई? 6। ये तो हो गई कठोर ग्रेड की। 4H के बाद में क्या आई? 3H, 2H, H, HB, F और B। ये आ गई मध्यम ग्रेड की। B के बाद में क्या जाएगी? 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। ये भी कितनी हो गई? 6। ये हो गई मुलायम ग्रेड की, सॉफ्ट ग्रेड की। ठीक है। तो आप देखते हैं एक एच आ गए, एक बी आ गए। एच से यहां तक आ गए, बी से यहां शुरू हो गए। एच और बी मिला तो क्या बना? एच बी। इसमें एच और बी दोनों के गुण है, कठोर भी है मुलायम भी है, दोनों का गुण है, मतलब मिक्स रूप चल रही है। इसलिए रब कार्य में नोट करना है या ड्राइंग शीट पे कहीं कमेंट लिखना है
तो किसकी सहायता से लिखा जाएगा? HB की सहायता से। लेकिन HB का एक लफड़ा है, HB इतनी फाइन स्केल नहीं है। HB में क्या है कि इधर से चलेंगे एक तरफ से तो मोटी चलेगी और दूसरी तरफ से चलेंगे तो क्या चलेगी? पतली। ऐसे थोड़े थोड़े एंगल से मुड़ जाती है ना, तो उसके कारण इतना ना यूनिफॉर्म रूप से नहीं लिखा जा रहा है। रेखा की मोटाई लगातार रूप से बराबर नहीं रह रही है, जबकि कायदा ये कहता है रेखा की मोटाई क्या रहनी चाहिए? बराबर। इसलिए हमने कहा देखो लेना तो HB चाहिए। पूछे रब कार्य के नोट वगैरह लिखने में किसको काम लें? HB को। लेकिन HB से अच्छी कोई स्केल है जो लिखने के लिए काम ली जाएगी, वो F है, फाइन स्केल। तो रब कार्य नोट करने में HB और F में अच्छी कौन सी है? F है। तो ड्राइंग में काम में कौन सी लेनी चाहिए? F। लेकिन हम सामान्यतः हम HB से काम चला लेते हैं। हम कहते हैं F की एक नई ग्रेड लानी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, नहीं तो H और B दोनों का मिक्स वाली ग्रेड है। HB नटराज पेंसिल काम में ले ले, ठीक है। यदि आप में से किसी ने ड्राइंग की हो तो, नहीं यदि आगे लिखा दिया मैंने, यदि की हो तो उन्होंने 4H 3H 2H H और HB पेंसिल, इतनी पेंसिलें वो काम में ली उसने। ये B 2B 3B किसी ने नहीं ली, 9H 8H किसी ने नहीं ली। हमें ड्राइंग करते समय एक विद्यार्थी से जो वर्कशॉप के अंतर्गत मंगवाई जाती है, वो इसी प्रकार की पेंसिल मंगाई जाती है कि 4H से HB तक की पेंसिलें लेके आओ। टोटल कितनी पेंसिलें? 5। 4H 3H 2H H और HB। हम इन पेंसिलों का प्रयोग करते हैं। हमें ड्राइंग में बड़ी महीन लाइन खींचनी है तो हम कौन सी काम लेते हैं? 4H। भाई इनमें तो हमारे पास पतली लाइन खींचने के लिए कौन सी है? 4H। लेकिन परीक्षा का सवाल है सबसे पतली लाइन कौन खींचेगा? 9H। अब 9H कौन काम लेते हैं? ये लेते हैं जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, जो कॉमर्शियल ड्राइंग करते हैं, वो इसको 9H 8H काम लेते हैं। एक प्रशिक्षुक या एक विद्यार्थी या फिर एक जो ट्रेनिंग में सीख रहा है, वो सारे कौन से लेते हैं? 4H से HB तक। ये B वाली कौन से लेते हैं? B 2B 3B 4B 5B 6B 7B, ये लेते हैं कलाकृतियां बनानी है, आर्ट। जैसे मान लो कि किसी की फोटो बनाई है, या जो आपके पास कोई डिजाइन बनाई है, कोई पोर्ट की डिजाइन बनाई है, या कोई भी चीज की डिजाइन बनाई है, तो वहां पर कोई भाग क्या रखना पड़ेगा? हल्का, और कोई भाग करना पड़ता है गहरा। जैसे एक पेड़ की ड्राइंग बना रहा है कोई, ये कलाकृति तो ही है। जो पेड़ की ड्राइंग बनाएगा तो किसी जगह पर तन्ने पर क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा गहरा चाहिए, और कहीं कौन सी चाहिए? पतली पेंसिल। तो ज्यादा गहराई वाला भाग जो है B प्रकार की होती है, और B प्रकार के जो काम में लेते हैं वो आर्ट में काम लेते हैं। हाँ दो अप्सरा, HB और HB तो कम नहीं थी शायद तक। HB की तो कम नहीं थी मेरे हिसाब से। HB आती है तो वो कम नहीं थी मेरे हिसाब से। हम जनरली ड्राइंग के अंदर किसी ने लाया है तो अप्सरा की पेंसिल आती थी। 4H 3H 2H H है ना, वो अप्सरा की पेंसिल आती थी। नटराज की भी आती, लेकिन ज्यादातर अप्सरा वाली काम में ली जाती थी। मतलब पेंसिलें आती दो कंपनियों की ज्यादा थी। HP मेरे हिसाब से तो कंपनी होनी चाहिए, बाकी HB क्या है आइडिया नहीं है। HB ने HB जरूर होता है, और उस पेंसिल के ऊपर HB लिखा भी होता है। हाँ, नटराज की HB पेंसिल। तो और F पेंसिल है जो सामान्यतः दुकान पर कम मिलती है, ड्राइंग वाले काम लेते हैं, वो फाइन स्केल की रहती है। जो हमारे पास ये पेंसिल के अंदर लेड बनता है, लेड में सीसा की मात्रा कितनी होती है? 0। ये साइंस का सवाल है, ये तो ऐसे मैंने पूछ लिया। रेलवे को थोड़ा अच्छा लगता है ये सवाल, आपका ड्राइंग का सवाल नहीं है। कि वो कहता है शीशा पेंसिल में शीशा कितना % होता है? 0%। क्योंकि हम शीशा पेंसिल तो बोलते हैं, लेकिन शीशा इसमें होता नहीं है। ये क्ले यानी मिट्टी और ग्रेफाइट का मिश्रण के द्वारा तैयार होती है। मिट्टी और ग्रेफाइट के मिश्रण द्वारा तैयार होती है, ठीक है, जिसे क्ले लाइन बोलते हैं। क्ले मतलब मिट्टी होती है। पेंसिल प्राय लकड़ी की बनी होती है। बाहर वाला भाग क्या होता है? लकड़ी का। और बीच में क्या होता है? ग्रेफाइट में
मिट्टी की विभिन्न मात्राओं को मिलाकर अलग अलग ग्रेड की पेंसिल बनाई जाती है। टोटल कितना ग्रेड है? 18 ग्रेड है। इन 18 ग्रेड में से कठोर ग्रेड कौन सी है? 9H है 4H। मध्यम ग्रेड कौन सी है? 3H है B। और सॉफ्ट ग्रेड कौन सी है? 2B से 7B। तो 2B से 7B कहाँ काम लेते हैं? आर्ट वर्ग यानी कलाकारी और स्केलिंग के लिए। जबकि 9H वाली कौन सी लेते हैं? हल्की वह महीन लाइन। हम ज्यादातर काम में हम कौन सा लेते हैं? 3H 2H H रिकॉर्ड कार्य के लिए, यानी कि जिसको ड्राइंग बना के सेव करेंगे ना, तो रिकॉर्ड कार्य में ये काम लेते हैं। हल्की व पतली की लाइन खींचने के लिए सामान्यतः हम 4H का काम ले लेते हैं। F H B और B ये अक्षरांकन व एरो हेड बनाने के लिए काम ली जाती है। इसमें भी ध्यान रखें, जो HB का प्रयोग क्या किया जाता था विशेष रूप से, इन F HB और B में ज्यादा काम कौन सी लेते हैं? HB। इन तीनों की जगह HB के द्वारा काम चलाते हैं। HB तो रब कार्य का नोट डालना HB। अक्षरांकन करना है, अक्षरांकन मतलब अक्षर को लिखना। आपने नाम लिखा रमेश तो RAM लिखोगे तो किसे लिखेंगे? ये पेंसिल होती है, ठीक है ना। अक्षरांकन करना। एरो हेड बनाना, जैसे आपने ये बना दिए, ये तो हो गई एरो हेड, ये हो गई विस्तारक लाइन एक्सटेंशन लाइन, और ये उसके ऊपर अक्षरांकन हो गए, लिख दिया आपने 40, तो पता चले 40 mm की लंबाई है। यही तो होता है, ठीक है। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ज्यादातर हमारे सबसे उपयुक्त कौन सी होती है? मध्यम ग्रेड। इसके बाद आती है 7B पेंसिल, सबसे नरम, और 9H पेंसिल क्या होती है? सबसे कठिन। पेंसिल जितनी कठोर होगी उतनी महीन में हल्का लिखेगी। अब पेंसिल के बारे में बताएगा। पेंसिल का आकार है 2 प्रकार का। ये तो जो कॉनिकल शेप दिख रहा नहीं है, ये कौन है? कौन मतलब शंकु। तो शंकु आकार दिख रही है, कॉनिकल शेप है, तो कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए जाता है। कंस्ट्रक्शन यानी कि कोई रेखाओं का निर्माण करना है, कोई ड्राइंग का निर्माण करना है, तो ड्राइंग का निर्माण करना कंस्ट्रक्शन वर्क कहलाता है। उसके लिए कौन सी स्केल काम ली जाती है? कॉनिकल शेप। कौन? शंकुआकार। ये शंकुआकार हो गया। ये है चिजल शेप। आगे कैसे चिजल आकृति है ना, ये फाइन वर्क फिनिशिंग के लिए काम लेते हैं। फिनिशिंग या फाइन वर्क के लिए कौन से लेते हैं भाई? चिजल शेप। ये आकर चिजल शेप। चिजल शेप में क्या, इसको तिरछा करके थोड़ा मोटा भी कर सकते हो, सीधा करके पतली लाइन, मोटी लाइन, जैसे भी आपको अंदर फिनिशिंग करनी है उस हिसाब से आप कार्य काम में लेते हैं। तो फिनिशिंग के लिए कौन सी लेते हैं? चिजल। और कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से लेते हैं? कॉनिकल। और इनको आप है जो इरेजर के द्वारा छिलेंगे, लेकिन इरेजर के द्वारा छिलने पर यदि ढंग से पूरी नहीं छिली जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे सैंड पेपर का। सैंड पेपर क्या होता है? रेजमाल, जिसे रेगमाल बोलो, रेजमाल बोलो, इंग्लिश में कहते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर यानी पेपर के ऊपर रेत के दाने के कण चिपके होते हैं। यदि कण बहुत पास पास में होते हैं तो स्केल को ज्यादा फाइन कर देते हैं, कण दूर दूर स्केल को कर देंगे रफ, तो अच्छी स्केल, फाइन स्केल नहीं होंगी। कण पास पास होंगे तो स्केल क्या हो जाएगी? फाइन। तो ये क्या काम लेते हैं? रेजमाल, यानी इसको छिलने के लिए, ठीक है। जैसे आपने कभी नहीं मिला शॉर्पनर तो आपने पत्थर से छिल लिया होगा, ब्लेड से काट दिया, तो उसकी जगह रेगमाल का प्रयोग करते हैं फिनिशिंग काम लिए, ठीक है, शार्पनेस के लिए। और बस अच्छी शार्पनेस कब होगी? जब रेगमाल के कण क्या होंगे? पास पास, ठीक है। पेंसिल जितना नरम होगी उतना ही मोटा व गहरा, ठीक है। 2H क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन और थीन लाइन। अब ये लाइनें मैं आगे पढ़ूंगा। एक अपना टॉपिक है लाइंस, जिसके अंतर्गत ये सारी प्रकार की रेखा आती है। ABCD से लेके K प्रकार की तक रेखा हम पढ़ते हैं। इस A प्रकार रेखा 2 प्रकार की होती है, A1 A2। B प्रकार रेखा 9 प्रकार की होती है, B से लेके B9 तक, तो वो सब रेखाएं वहां पढ़नी पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, थीन यानी पतली लाइन, इनको खींचने के कौन सी पेंसिल काम लेते हैं? 2H। विमाकन करना है, एरो हेड बनाना है, अक्षरांकन सेक्शन लाइन खींचनी है, एक्सटेंशन लाइन है या वर्त का कर्व खींचना है, तो कौन सी काम लोगे? H। मोटी लाइन खींचनी है, थिक लाइन, रब कार्य, नोट्स लिखना है, तो कौन से काम लोगे? HB। कलाकारी और छायांकन के लिए कौन से काम लेंगे? 4B से 7B। ये हमारे पास होता है।
अब ये ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, ये सब लाइन है ना, लाइन के अंतर्गत आएगी, उसमें सारी लाइनों का अर्थ समझाना पड़ेंगे। तो लाइन है वो सारी चलेगी, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट लाइन, वस्तु रेखा, एज लाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य पेंसिल का अनुप्रस्थ काट जो है भुजाकार रेखा होता है, ताकि इसे गोल घुमाकर समान मोटाई वाली खींची जा सकती है। इससे ढलान वाली जगह पर फिसलनी भी नहीं चाहिए। ये शंक्वाकार है। शंक्वाकार पेंसिल होती है जो चारों ओर से बराबर रूप से छिली जाती है। गोल घुमाकर आप किसी भी तरफ से काम में लोगे तो बराबर रेखा की मोटाई क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, उसे कहते हैं शंक्वाकार हो। और पेंसिल ऐसी होनी चाहिए और पेपर की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लाइन खींचते जहां रोकना चाहो वहां रुक सके। ऐसा नहीं आप रोकना चाहो लेकिन जबरदस्ती लाइन आगे लंबी चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ड्राइंग अच्छी कब बनेगी, जहां रोकना चाहो वहां रुक सके, जहां स्टार्ट करना चाहिए स्टार्ट हो सके। तो मतलब घर्षण भी बराबर रखना चाहिए, इतनी भी सतह चिकनी नहीं होना चाहिए, यह भी इस प्रकार की पेंसिल नहीं होनी चाहिए वो रुके नहीं, थोड़ी आगे जाके फिसल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, शंक्वाकार नोक वाली पेंसिल का उपयोग क्या करते हैं भाई, रचनाएं बनाने, रेखा चित्रण, अक्षरांकन और कर्व बनाने के लिए काम लेते हैं। चीजल पॉइंट या फ्लैट पॉइंट पेंसिल का उपयोग मोटी रेखा खींचने में काम लेते हैं, या फिर आप कह दो फिनिशिंग कार्य करने के लिए काम में लिया जाता है। दोनों बता दिए भाई। शंक्वाकार आकृति कैसी होती है, चीजल कैसी होती है। ये बनेगा तो ये शंकु है कि नहीं है, ये शंकु है तो शंक्वाकार है। और इस प्रकार का भाग बनेगा जो हमारे पास क्या रहेगा भाई, चीजल, तो ये चीजल शेप होगा। एक हमारे पास मैकेनिकल व क्लच पेंसिल काम लेते हैं। आप देखते हो कि लीड डालते हैं अंदर, फटके वाली पेंसिल, जो लीड का बॉक्स आता है जैसे एक आती है लीड, ठीक है ना, तो वो हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल पेंसिल यानी यांत्रिक पेंसिल। आप जैसे जैसे बटन दबा के उसको आगे सरकाओगे ना, वो खत्म होने पर आप उसमें दूसरी डाल देंगे लीड, तो उसमें देखेंगे कि आप जैसे इसको बटन दबाएंगे तो उसका गैप बड़ा हो जाएगा, जिससे आप लीड दूसरी डाल देंगे और फिर आप बटन के द्वारा उसको जितना जितना वो घिसती जाएगी उतना उतना आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये कौन सी पेंसिल है, यांत्रिक, या इसका और क्या कहते हो, क्लच पेंसिल कहते हो। वो पेंसिल होते हैं यांत्रिक में क्लच। वैसे सामान्यतः ड्राइंग में यांत्रिक में क्लच पेंसिल उपयोग कम ही किया जाता है, क्योंकि उसका जो सामने वाला भाग है ना वो एकदम क्या होता है, चपटा होता है, बराबर रूप से त्रिकोण नहीं होता है, थोड़ा रेजमाल पर घिसने पर वो सही होगा, इसलिए उसमें भी ये लफड़ा रहता है। उन पेंसिलों का व्यास कितना है, 0.3 mm, 0.5, 0.7, 0.9 mm, ये व्यास वाली मैकेनिकल पेंसिल होती है। अगला देखो, पेंसिल का सिक्का या लीड, सिरा या लीड ग्रेफाइट व केओलाइन, क्या है भाई, क्ले मिट्टी होती है, तो केओलाइन को विभिन्न मात्रा मिलाकर बनाया जाता है। यदि केओलाइन की मात्रा जितनी अधिक है पेंसिल उतनी क्या होगी, कठोर, और ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा है तो उतनी क्या होगी, नरम। यानी ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा है तो बी प्रकार की, केओलाइन की ज्यादा तो एच प्रकार की। क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास सेव दिया है, कॉनिकल पॉइंटेड पेंसिल, आगे वाला सिरा कैसा है, कॉनिकल। चीजल पॉइंटेड पेंसिल, आगे वाला सिरा क्या है, चीजल। अब ये हमारे पास कॉनिकल ही है, लेकिन हमारे पास जनरल या लाइन वर्क करने के लिए काम में लेते हैं, तो कॉनिकल पॉइंटेड पेंसिल, ये भी कॉनिकल है, ये भी क्या है, कॉनिकल ही है। ये कौन से ग्रेड की है, एच, और कौन से ग्रेड की है, 2H। एच ग्रेड की इसने दो पेंसिलें बताई है कि भाई एक हमारे पास एच ग्रेड की ये पेंसिल रही, दूसरी एच ग्रेड की ये रही। एक कॉनिकल शेप होती है, एक चीजल होती है। चीजल से आप मोटी लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन कॉनिकल से कंस्ट्रक्शन लाइनें खींचने के लिए काम लिया जाता है। परीक्षा का सवाल है, कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सी पेंसिल से खींची जाती है, शंक्वाकार से। फिनिशिंग वर्क या मोटी लाइन खींचने के लिए कौन सा काम लेंगे, चीजल, चीजल पॉइंट काम लेंगे। तो ये हमारे पास कॉनिकल शेप वाला पेंसिल है, ठीक है। ये हमारे पास मैकेनिकल पेंसिल है। मैकेनिकल पेंसिल यानी पीछे बटन है, तो इसमें अलग अलग ग्रेड की लीड का प्रयोग किया जाएगा। अलग अलग ग्रेड की लीड का प्रयोग करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग पेंसिल लीड अवेलेबल इन ऑल ग्रेड्स, सभी ग्रेड की लीड अवेलेबल होती है। जो लीड लगोगे उसी ग्रेड की पेंसिल कहलाएगी।
और ये कौन सी पेंसिल है? मैकेनिकल। फाइन लीड रिक्वायर नो शार्पिंग, ये हमें आगे वाली लीड कैसे चाहिए? फाइन, जिसे शार्प करने की आवश्यकता नहीं हो, तो वो फाइन लीड मैकेनिकल पेंसिल कहलाएगी। यदि शार्प करने की आवश्यकता है तो केवल मैकेनिकल पेंसिल, लेकिन है तो दोनों बटन वाली, है तो दोनों क्लच पेंसिल ही। यदि आगे का भाग घिसकर आपको नुकीला करना पड़ रहा है तो वो मैकेनिकल पेंसिल हुआ। फाइन लीड का मतलब लीड ऑलरेडी पहले की क्या हुई है? फाइन की हुई है, वो फाइन लीड पेंसिल होती है। अगला हमारे पास आ गया पेंसिल कटर। इसके बारे में क्या बताऊं, शॉर्पनर है, एल्यूमिनियम का बना हो चाहे प्लास्टिक का बना हो, लेकिन जो ब्लेड होती है वो किसकी होती है? स्टील की। उसको इस स्क्रू के द्वारा कस दिया जाता है, फिर इसको पेंसिल को छीलने के लिए काम में लिया जाता है। खत्म हो गया मामला, ठीक है। हाँ, बाकी इसके शॉर्पनर के चारों तरफ मतलब दो तरफ धारियां बनी होती है, हल्की हल्की। वो धारियां इसलिए बनाई जाती है यदि अच्छी शार्प नहीं हुई है तो उसके ऊपर रगड़ के शार्पनेस ढंग से कर सको। वो रेज माल का काम करती है। जैसे नेल कटर के ऊपर नहीं होता है, नेल कटर के ऊपर ही वो नर्लिंग कटी जाती है। नर्लिंग क्यों काटी जाती है? न काटने बाद कोई तिकोना रह गया है तो उसे आप रगड़ लो, ये इसीलिए तो होता है ताकि आप क्या कर लें? शार्प कर लें। अगला है, आज ही पता लगा। शादी हो गई? शादी शादी नहीं हुई? ढंग से पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा वो पेडिक्योर मेडिक्योर क्या होते हैं। नहीं, वो अच्छा पढ़ोगे तो पता चलेगा। रेजमाल का कार्य भी क्या होता है? पेंसिल को बारीक करने के लिए सैंड पेपर ही तो है। सैंड पेपर के यदि दाने पास पास में है तो क्या होगा भाई? शार्पनेस अच्छी आएगी। सैंड पेपर के दाने दूर दूर हैं तो ये रफ कार्य करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है? 0 नंबर 00 नंबर का मतलब होता है कि जितना, जैसे अपने सेविंग करने वाली भी आती है ना नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 0 नंबर, तो उसका मतलब है जितना नंबर होगा उतना ही हमारे पास कण क्या होंगे? पास पास। कण जितना पास पास होंगे उतना ही क्या होगा? फाइन, फाइन कार्य होगा। ये मामला है। रबर, रबर कैसा होना चाहिए? रबर की क्वालिटी मैं बता देता हूँ। रबर की क्वालिटी ऐसी हो, रबर से जब आप लिखा हुआ साफ करें, एक तो न तो रबर काला हो, न शीट काली हो, बस ये दोनों काले नहीं हो, और वो जो आपने भाग हटाया वो अलग से बन के साइड कर दिया जाए, ऐसा हो तो वो रबर अच्छा है। या रबर काला हो रहा तो भी खराब है, सीट को काला करा तो भी खराब है, और क्या करेगा रबर? तो रबर अच्छा, रबर कैसा? तो न तो वो स्वयं काला हो ना ही कागज को काला करो। रबर सॉफ्ट में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये इरेजर प्राकृतिक रबड़ का बना होता है, रफ लाइन को मिटाने के लिए काम लेते हैं। ये रबड़ है, क्या है पढ़ना रबड़ के बारे में? देखो, मतलब काम में लेने वाले उपकरण के बारे में तो देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन देते हैं कैसे कैसे करके। इरेजिंग शील्ड, इरेजिंग शील्ड का मामला ये है कि साहब मैं ना लाइन काट रहा हूं ना तो पास वाली लाइन कट जाती है, अब मुझे वापस खींचनी पड़ती है। तो उसने कहा ऐसा मत करो, इसकी जगह इरेजिंग शील्ड काम में ले लो। इरेजिंग शील्ड आपने ये लगाया कि आपको यदि मान लो इतना सा भाग काटना है तो लगा के आपने इतना सा भाग इसको काट दिया, बाकी कटेगा क्या? नहीं। यदि आप कहेंगे मुझे इसके पास वो लाइन काटनी थी, इसके अंदर उस लाइन को ले आओ, फिर आप उसको काट दो, केवल वही लाइन कटेगी। केवल इच्छित भाग है जो आप चाहते हैं उसी को ही काटा जाए, उस समय एक्स्ट्रा कोई भाग नहीं कटे। इसलिए कौन सी शील्ड काम में ली जाती है? इरेजिंग। बस खत्म, इरेजिंग शील्ड इतना ही है। किसी आकृति में लाइन को मिटाने हो तो रबड़ से मिटाने पर उस लाइन के आसपास की बनी ड्राइंग खराब होने की संभावना होती है। इरेजिंग शील्ड स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, पतली सी प्लेट या सीट होती है जिसके बीच खांचे कटे होते हैं। इस शील्ड की सहायता में इंचित स्थान को इरेजर से मिटा सकते हैं और इरेजर ड्राइंग के अन्य भागों को खराब नहीं करता है। ये क्या खराब कर? अच्छा, पतला इसलिए बनाया जाता है यदि मोटी सीट होगी तो रबड़ से हम काट भी तो नहीं पाएंगे ढंग से, इसलिए सीट कैसे रखते हैं? पतली, ठीक है। अब ये है ड्राइंग शीट, ये बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से देखना है, इसमें सवाल भी अच्छे पूछे जाते हैं।
सबसे पहली ड्राइंग शीट होनी कैसे चाहिए, तो आप कहेंगे जिधर ड्राइंग बना उधर तो चिकनाई युक्त रहनी चाहिए, चिकनी रहनी चाहिए। दूसरी तरफ भले ही खुरदरी रहो। ड्राइंग शीट पूरे चारों कोनों में और पूरी शीट बराबर रूप से मोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किनारे मोटे बीच में शीट पतली है, ये नहीं चलेगा। शीट की मोटाई क्या रहनी चाहिए, बराबर। शीट ऐसी होनी चाहिए रबर से काटने पर इसके रेसे नहीं निकले। ऐसे नहीं रबर से छिला पता चला शीट के रेसे निकलने लगे तो वो शीट भी क्या है, खराब। तो रबर से काटने पर रेसे नहीं निकले, चिकनाई युक्त होनी चाहिए। और एक दूसरी तरफ से क्या रहनी चाहिए, खुरदरी रहनी चाहिए। कागज की मोटाई लगातार रूप से क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। मोड़ने में रोल करने पर सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। हाँ ये पॉइंट यही है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आता है ड्राइंग शीट का आकार है। ड्राइंग शीट का आकार बने तो आकार को ध्यान रखना। आप समझ लेना, मैं आपको जो गुण समझा रहा हूं आपको गुण समझना है ताकि आपको वैल्यू याद रहे। बाकी बाद में टेबल भी लिखूंगा पूरी, पहले बना के दिखाऊंगा। ये हमारे पास है 1189, 1189। लिखो मत, केवल देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये 841, ये लिखने का मतलब है mm में है। किसमें माप, ये माप है। ये इसकी लंबाई रही, ये इसकी चौड़ाई रही। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को गुणा करने पर एरिया 1 मीटर स्क्वायर आता है। एरिया कितना आता है भाई, 1 मीटर स्क्वायर आता है। और इस सीट को कहते हैं A0। क्या सीट कहलाती है, A0। क्योंकि ये देखो 1 मीटर से थोड़ी बड़ी है, ये 1 मीटर से थोड़ा क्या है, छोटा। गुणा करने पर लगभग क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। 1 को 1 से गुणा करते तो 1 आता ना, ये थोड़ा बड़ा या थोड़ा सा छोटा है। एरिया इसका क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आता है हमारे पास बराबर बीचों बीच यही भाग है, लगभग अंदाजा लगा लेते हैं, बाकी तुम क्या है। अब देखो ऐसा करने पर मैंने 841 तो 841 ही रखा। आप देखो 841 चेंज हुआ क्या, ये 841 का क्या रहा, 841 ही रहा। ये 841 का क्या रहा भाई, 841। ठीक है। 1189 का आधा कितना होता है, 594.5, 0.5 खा जाओ। बाकी बचा कितना है, वो 594। ये इसका माप हो गया, सही हो गया। और ये क्या हो गया, A1। अब बताओ, मैं कह सकता हूं ना A1 का एरिया A0 से आधा है। आपके सामने एरिया बना रहा हूं, एरिया पूछा जाता, माप पूछा जाता, बनाने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से रखना। सबसे ज्यादा सवाल बना सकते हो तो ड्राइंग शीट में बना सकते हो। रबर में क्या सवाल बनाओगे, इरेजर में कोई सवाल थोड़ी बनेगा। सवाल सवाल तो फिक्स जगह जहां बनना वही बनेगा। यहाँ तो पेंसिल बनेगा, यहाँ सीट में बनेगा, यहाँ ड्राइंग बोर्ड में बनेगा, यहाँ टी स्क्वायर बनता है, वैसे बनता है। लेकिन पढ़ना तो सारा पड़ता है ना, 594, 841। अब मुझे इसको करना है आधा। ठीक है। अब इसको आधा करूंगा तो ये ले लो, आधा आधा भाग यही रहा ना यहाँ। ठीक है। और देखो कि हमने ये A1 का आधा क्या हो गया भाई, A2। A1 का आधा क्या हो गया, A2। ये तो 594 का 594 रहा कि नहीं रहा, ये तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। 841 का आधा कितना होता है, 420.5। तो आपको क्या लेना है, 420.5 खा जाओ।
ये आ गए 420। ये आ गए A2 का एरिया A1 से भी क्या हो गया, आधा। ठीक है, अब आता है A1 का आगे का मामला। A2 के बाद में इसका एरिया क्या लेना पड़ेगा, आधा। ठीक है, ये जो हमने एरिया लिया है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, A3। A3 कहलाएगा ना। A3 यहां से यहां क्या हो गया, 297, और ये यहां से यहां तक कितना है, 420। ये एरिया क्या हो गया भाई, A3। ठीक है, ये A3 का आधा एरिया क्या कहलाएगा, A4। A4 में बताओ कि ये हमारे पास एरिया कितना कहलाएगा, 210, और ये क्या है, 297। सही है कि नहीं, एरिया हर बार क्या होता गया, आधा होता गया। ठीक है, ये हमारे पास माप आया। अब हमारे पास आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देख के चेक कर लेना चाहिए, लिख के, क्योंकि वहां सीधा A3 का मान पूछेगा ना तो आप कंफ्यूज रहेंगे, A3 वाला बताओगे, 4 वाला बताओगे, 2 वाला बताओगे। इसलिए लिख के आप एक बार देखोगे तो सही से लिख लिया जाएगा। लंबाई चौड़ाई बनाना नहीं है, ये तो मैंने बना के तरीका बताया था, आधा आधा माप हो रहा है। अब देखो क्या माप आया था भाई, 1189 इंटू कितना है, 841। सही है, कौन सा माप है, A0। ठीक है, जैसे ही मैं A1 में आया 841, तो यहां आ गया 1189 का क्या हो गया, आधा। आधा कितना आ जाएगा, 594। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार आधा। अब A2 लाया तो 594, तो क्या आ गया मेरे पास, एज इट इज 841 का आधा कितना है भाई, 420। A3 क्या हो गया भाई, तो आप कहेंगे 420, तो अपने पास एच डी आ गया। 594 का आधा क्या आया, 297। A4 लिख दिया तो 297, तो एच डी आ गया। 420 का आधा कितना आया, 210। ठीक है, ओके। A4 कर, A5 करो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आधा और कर दो। ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब तरीका देखो, अब एक तो एक A0 का माप कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों किस अनुपात में होता है, तो लंबाई तो होती है बड़ी, तो लंबाई तो होगी √2 और चौड़ाई क्या होगी, 1। क्या होगा, √2:1। तो इसका माप क्या होगा, √2:1। आप कोई सा भी माप देखें, क्योंकि हर दूसरे के बाद में हर वैल्यू क्या हो रही है, आधी। तो ये हमारे पास √2:1 में होगा। माप ध्यान रह जाएगा, वैल्यू ध्यान रह जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास A0, A1, A2, A3, A4 का माप है। ये साइज कौन सी है, ट्रिम्ड साइज। ट्रिम्ड साइज किसे कहते हैं, वह साइज जिसमें ड्राइंग बनाओगे। परिष्कृत साइज, इसमें ड्राइंग बनानी है। अपरिष्कृत साइज कौन सी होती है, जो मार्केट से लेके आते हैं, वो कौन सी साइज होती है, अपरिष्कृत। ड्राइंग हम अपरिष्कृत नहीं बनाते हैं, उसका दोनों तरफ से हमें क्या काटना पड़ेगा, बॉर्डर, मार्जिन काट के उसके बाद में तो लाना पड़ता ना। तो ये हमारे पास साइज होगी ट्रिम्ड। ये अनट्रिम्ड। अनट्रिम्ड साइज में क्या होता है कि जैसे मान लो आप शीट लेके आए, तो शीट का कोना थोड़ा सा मुड़ गया, वो अनट्रिम्ड है, मुड़ गए तो मुड़ गया, क्या खराब हो गया। उसके तो थोड़ा सा अंदर के भाग में ड्राइंग शुरू हो रही है, ऊपर बाहर वाले किनारे पे ड्राइंग थोड़ी हो रही है, वो तो अनट्रिम्ड साइज है। इसलिए अनट्रिम्ड साइज से लेना देना नहीं है। ये कितना है भाई, 841। ये कितना है, तो 40 mm हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, दोनों तरफ 20-20 mm हो गए लगभग अभी।
है कि नहीं है? अंदाजन देखो आप। तो इसका मतलब है वो साइज कौन सी है? अनट्रिम्ड। तो कोई कोना वोना मुड़ भी जाए तो खतरा नहीं है, लेकिन ट्रिम्ड साइज के अंदर से कुछ भी नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। ट्रिम्ड साइज वो है जिसके अंदर जो ड्राइंग बनेगी वो परफेक्ट सेव रहेगी और इसी के अंदर डाटा रहना है। अनट्रिम्ड तो बाहर वाला भाग है, इसलिए अनट्रिम्ड का आकार हमेशा ट्रिम्ड से क्या होगा? बड़ा। क्लियर? चौड़ाई लंबाई का अनुपात 1:√2। सबसे बड़ी ड्राइंग A0, सबसे छोटी A5। A0 आकार 1 मीटर स्क्वायर। A0 शीट की लंबाई 1.189 मीटर और चौड़ाई 0.841 मीटर। और ये माप किसमें दिया हुआ है? mm है। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं है इसमें तो? ठीक है, अब देखते हैं ड्राइंग शीट का लेआउट। ड्राइंग शीट में जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले बाजार से जो लेके आई सीट वो कौन सी है? अनट्रिम्ड है। अनट्रिम्ड सीट में सबसे पहले हमें छोड़ना पड़ेगा मार्जिन। क्या छोड़ना पड़ेगा? मार्जिन। मार्जिन छोड़ें तो मार्जिन चारों तरफ बराबर नहीं होता है। बॉर्डर लाइन चारों तरफ क्या होती है? बराबर। मार्जिन है जो बाईं तरफ हमें क्या छोड़ना चाहिए? ज्यादा। ये सीट है ना, इस सीट में मार्जिन आपने किधर ज्यादा छोड़ा भाई? बाईं तरफ। वो कह रहा है क्यों? कि भाई देखो, यदि मान लो इसको फाइल में लगाना है तो फाइल में तो इधर ही पेच निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो लगाने के लिए जगह चाहिए। फाइल में लगाना तो आपको जगह चाहिए। क्या भाई इसको मोड़ना है, फोल्ड करना है, तो आप इधर से समेटना शुरू करोगे। तो इधर से जहां जिधर से समेटना शुरू करोगे उसके वो किनारा के टूटने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं है? इसलिए भी आपको ये क्या चाहिए? ज्यादा। और अच्छा, इधर से आप कहोगे हम इधर से क्यों नहीं मोड़ सकते हैं? क्योंकि रूल बनाए बाईं तरफ से मोड़ना चाहिए ताकि दाईं तरफ टाइटल बॉक्स बनाए। टाइटल बॉक्स किधर हो? दाईं तरफ। वो कह रहा आपने फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया क्या? हाँ। अब देखो कि ये ड्राइंग कौन सी है, थोड़ा सा खोल के देखो, अच्छा ये तो दूसरी आ गई। पूरा नहीं खोलना पड़ा ना भाई, थोड़ा सा खोलते पता चल गया। और इसमें भी ड्राइंग में भी देखोगे पन्ने हैं, जो लास्ट वाला कोना पलटोगे तो पता चल जाएगी वो कौन सी आएगी। फाइलिंग की हुई है, तो यहाँ तो फाइलिंग की हुई है, यहाँ फोल्डिंग की हुई है, बाइंडिंग की हुई है। ड्राइंग और क्या करोगे? कोई रजिस्टर के आपके पास पन्ने हैं उसको क्या करोगे? यहाँ तो फाइलिंग, यहाँ बाइंडिंग, और यहाँ फिर क्या करोगे? फोल्डिंग। जैसे आपके पास रजिस्टर पतला होता तो आप ऐसे फोल्ड कर लेते ना, वो है फोल्डिंग। एक होता है कि आपके पास स्पाइरल करके लाते हैं, ठीक है ना, तो स्पाइरल करके लाना ये फाइलिंग का प्रकार ही होता है। और एक होता है बाइंडिंग, जो आपके रजिस्टर होते हैं वो क्या क्या होता है? बाइंडिंग। तो बाइंडिंग, फाइलिंग, फोल्डिंग होता है ये। तो बताओ सबसे ज्यादा जगह किधर छोड़नी पड़ेगी? बाईं तरफ। क्यों छोड़नी पड़ेगी? कारण पता चल गया। कितनी छोड़नी पड़ेगी? 20 से 40 mm के बीच। बाईं तरफ कितना होगा? 20 से 40। और बाकी तीनों तरफ क्या होगा? 5 से 25। भाई जैसे 5 से 25 A5 की सीट काम में ले रहे हो, उसमें तो 25-25 छोड़ नहीं सकते ना। वहां कितने छोड़ोगे? 5-5। और आप जो ये काम में लेंगे A0 की, तो उसमें कितनी छोड़नी पड़ेगी? 20-20, 25-25 छोड़नी पड़ती है। ऐसे 5 से 25, 20 से 40। ठीक है। बाएं सिर्फ अधिक मार्जिन छोड़ने का मुख्य कारण है कि जब ड्राइंग की फाइलिंग या बाइंडिंग की जाती है तो ड्राइंग का मुख्य भाग खराब है नहीं होना चाहिए, इसलिए बाएं तरफ क्या छोड़ते हैं? ज्यादा भाग छोड़ते हैं। ओके। ड्राइंग की लेआउट में शब्दावली। ड्राइंग की लेआउट में शब्दावली ये है, ड्राइंग बोले बना कर देख लेते हैं कहाँ। ये रही ड्राइंग, मिल गई भाई। ये बाहर वाली जो भाग है वो हमारे पास अपरिष्कृत है। ठीक है। और ये जो भाग है, ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? मार्जिन। मार्जिन रेखा, आवाज नहीं, ये मार्जिन रेखा। और मार्जिन रेखा के बीच में ये जो भाग छोड़ा हुआ है,
ये हमारे पास मार्जिन कहलाता है, इसे कहते हैं मार्जिन। छोड़ा क्या, ये मार्जिन की रेखा है। ये जो हमारे पास इसके बाद की रेखा है, ये हमारे पास कहलाती है बॉर्डर रेखा। बॉर्डर रेखा सभी तरफ क्या होते हैं, बराबर। बॉर्डर रेखा चारों ओर क्या छोड़ोगे, बराबर। और ये जो लाइन कहलाओगे, ये क्या कहलाएगा, बॉर्डर। ये बॉर्डर कहलाता है। और ये हमारे पास बॉर्डर रेखा चारों ओर बराबर छोड़ा जाता है। कौन सा, बॉर्डर। बॉर्डर रेखा मार्जिन रेखा के अंदर होता है, अपरिष्कृत होती है। उसे सबसे पहले क्या बनाओगे, मार्जिन रेखा। मार्जिन रेखा में ज्यादा किधर मार्जिन छोड़ना है, बाईं तरफ, बाकी तीनों तरफ बराबर। उसके अंदर क्या बनानी पड़ी है, बॉर्डर रेखा। और बॉर्डर रेखा में चारों ओर बॉर्डर क्या होना चाहिए, बराबर। अब आपका सवाल है, जब मार्जिन रेखा बना ली तो बॉर्डर रेखा क्यों बनाए? इसका कारण है कि ये हमें लिखना है ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6, लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। अभी लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, जगह चाहिए ना, तो ये बॉर्डर रेखा। अब बॉर्डर रेखा के अंदर मैं क्या करूंगा, ड्राइंग बनाऊंगा। अब आप कहोगे ये ABCD 1 2 3 4 5 6 लिखा ही क्यों है? ये इसलिए लिखा है कि कई बार कोई आपने भूमि योजना के लिए ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग में कोई परिवर्तन करना है, तो आप ये देखोगे इधर से कौन सा है भाई, 5 नंबर ब्लॉक आ रहा है। इधर से हमारे पास कौन सा ब्लॉक है भाई, ए ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक क्या कहलाएगा, A5 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो हम कहेंगे A5 के अंदर ये रिवीजन किया गया। रिवीजन मतलब परिवर्तन किया गया है। मूल हमारे पास ड्राइंग होती है, उसमें परिवर्तन करना हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, ग्रिड की। ये क्या बनती है, ग्रिड। अपना ग्राफ होता है कि नहीं होता, ग्राफ में ऐसे आडी खड़ी लाइनें होती है ना, वो क्या बनाती है, ग्रिड। ग्रिड क्या होती है, ड्राइंग करने के लिए आपको बता देते हैं कि रिवीजन कहां करना है, परिवर्तन कहां करना है। तो ये क्या बनी होती है, ग्रिड। तो ग्रिड कहां बनोगे, बॉर्डर के अंदर। इसलिए बॉर्डर रेखा छोड़नी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। चारों तरफ क्या छोड़नी है, बराबर। ठीक है, एक तरफ यदि अल्फाबेट लिखते हो तो एक बार एक तरफ क्या लिख दोगे, नंबर। अब आपको जैसे मान लो कि कहीं पर भी लो, आपको क्या है, C2, तो इसका मतलब है आपको ये देखो, 2 तो ये है, 2 तो ये है ना भाई, ये रहा 2। C कौन सा, ये रहा, ये क्या बन गया, C2। और कहीं C2 थोड़ी बन सकता, C2 तो ये बनेगा। इससे पता चलेगा आपने कहां रिवीजन किया, कहां परिवर्तन किया। जब आप रिवीजन करेंगे ड्राइंग बोर्ड में, तो ये तो टाइटल बॉक्स में टाइटल लिखेंगे, रिवीजन पैनल यहां बनता है। रिवीजन करेंगे तब बनाना पड़ेगा। कहां बनाना पड़ता है, दाईं तरफ ऊपर, और दाईं तरफ नीचे क्या बनाया, टाइटल बॉक्स, यहां टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक होता है जो 165 mm तो होती है इसकी लंबाई, और 85 mm क्या है, चौड़ाई। उल्टा दे दिया मैंने, क्या, एक मिनट, 65 इंटू 185, हाँ 65 इंटू 185। इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है, आप जो विद्यार्थी बना रहा है तो वो लिखेगा संस्था का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ड्राइंग किस चीज की है, उसका टाइटल क्या है, ड्राइंग का टाइटल क्या है, प्रोजेक्शन कौन सा काम में लिया, थर्ड एंगल लिया कि फर्स्ट एंगल लिया है, स्केल कौन सी काम ली, RF मान क्या है, 1:2 है कि 2:1 है कि 1:1 है, स्केल कौन सी है, कौन सी काम ली, ये सब कुछ बताना होता है किसमें, टाइटल बॉक्स में। टाइटल बॉक्स के अंदर सूचनाएं होती है, इस सूचना से पता चलेगा किसकी बनी है। पटवारी इसको देख के बताता ना भाई ये कौन सी भूमि का बना हुआ नक्शा है, पटवारी को देख के बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है 185 भाई 65 mm। ठीक है, अरे रुको भाई, हाँ मार्जिन देख लिया हमने फाइलिंग फोल्डिंग के लिए। और के आगे क्या है, सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर और फ्रेम देख लिया, बॉर्डर लाइन के बारे में देख लिया, बॉर्डर के बारे में देख लिया। और ये हमारे पास A0 और A1 सीट के लिए बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है, 20 mm। A2 और A3 4 के लिए कितनी होती है, 10 mm। ड्राइंग का स्पष्ट क्षेत्र जहां पर ड्राइंग बनेगी वो भाग क्या कहलाएगा, फ्रेम, उसे फ्रेम कहेंगे जिसमें ड्राइंग बनेगी। अब इस ड्राइंग में 2 और आगे चिन्ह आएंगे,
एक होते हैं ओरिएंटेड साइन, एक होते हैं सेंटर मार्क और ओरिएंटेड मार्क। सेंटर मार्क मतलब केंद्र चिन्ह। ये क्या है भाई, सेंटर मार्क है कि नहीं है? ये इसका क्या है, सेंटर। ये इसका क्या है, सेंटर। ये इसका क्या है, सेंटर। इसे कहते हैं केंद्र चिन्ह या सेंटर मार्क। सेंटर मार्क टोटल कितने हैं, 4। अनुस्थापना चिन्ह यानी ओरिएंटेशन मार्क कितने होते हैं, 2। कोई भी 2 सेंटर मार्क को क्या बनाना पड़ता है, अनुस्थापना चिन्ह। एक तो हमने ये बनाया, एक क्या बनाया, ये क्या हो गया, अनुस्थापना चिन्ह। अनुस्थापना चिन्ह क्यों बनाया जाता है, ड्राइंग को वापस पढ़ना हो, ड्राइंग में कुछ रिवीजन करना हो या परिवर्तन करना हो, या ड्राइंग को पुनः उत्पादन करना हो, तो इस ओरिएंटेशन मार्क के सहायता से किया जाता है। पुनः उत्पादन का मतलब है ड्राइंग का कागज धीरे धीरे खराब होने लगा है, इस ड्राइंग को किसी दूसरे कागज पे बनानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो इसे ड्राइंग का पुनः स्थापना कहते हैं। इसके लिए ओरिएंटेशन मार्क बनाया जाता है। केंद्रिक चिन्ह और अनुस्थापना चिन्ह, सेंटर मार्क और ओरिएंटेशन मार्क। तो देखो कि शीट में टोटल सेंटर मार्क कितने होंगे, 4। 4 सेंटर मार्क में कोई से भी 2 क्या होंगे, अनुस्थापना चिन्ह। एक अनुस्थापना चिन्ह तो हम अपनी तरफ रखेंगे, एक सामान्यतः बाईं तरफ रखते हैं। लेकिन बाईं तरफ रखो मत रखो, एक जो ड्राइंग बना रहा है उसकी तरफ होना चाहिए, ताकि जिसको पुनः स्थापना करना आसान हो। तो अनुस्थापना चिन्ह की संख्या कितनी होती है, 2। सेंटर मार्क की चिन्ह कितनी होती है, 4। अनुस्थापना 2 में से एक चिन्ह की दिशा सदैव ड्राइंग बनाने वाले की तरफ होता है, और इसको पुनः उत्पादित करने के उद्देश्य के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए अनुस्थापना चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अनुस्थापना मतलब पुनः स्थापना करने के लिए काम में लिया जाने वाला चिन्ह। कितने अनुस्थापना चिन्ह होते हैं, 2। सेंटर मार्क कितना होता है, 4। 4 सेंटर मार्क में से कोई से भी 2 मार्क क्या होता है, अनुस्थापना चिन्ह। अनुस्थापना चिन्ह एक तो उधर होना ही चाहिए जिधर ड्राइंग बनाने वाला हो, बाकी एक सामान्य हम बाईं तरफ रखते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग पैनल उधर ही होता है। अगला है ग्रिड रेफरेंस जोन। ग्रिड रेफरेंस जोन के बारे में मैंने बता दिया, एक तरफ ए बी सी डी ई लिखा, एफ लिखा, एक तरफ लिखा 1 2 3 4 5 6। उसने कहा कितने भी बॉक्स बनाओ, बॉक्स हमेशा सम संख्या में होना चाहिए। बॉक्स कितना होना चाहिए, बॉक्स बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए, बॉक्स बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए। इसलिए इसने कहा है बॉक्स 25 mm से तो बड़े और 75 mm से छोटे, इसके अलावा साइज नहीं रखें। 25 से 75 के बीच में, 25 mm से छोटे मत बनाओ, 75 से बड़े मत बनाओ, हमेशा कैसे बनाओ, सम संख्या में। ठीक है, तो ड्राइंग पर मॉडिफिकेशन होता है, ड्राइंग के विशेष स्थान की स्थिति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ग्रिड रेफरेंस। बॉर्डर में आयताकार ग्रिड का निर्माण किया जाता है, और ग्रिड का प्रयोग क्या होता है, रिवीजन करने के लिए या किसी चीज को भाग को करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। B4 ग्रिड में क्या है, B4 ग्रिड में जहां मिलकर आयताकार बॉक्स बना था ना, वो हमारे पास ग्रिड बॉक्स कहलाएगा। रिवीजन की स्थिति में जोन की सहायता से इस स्थान का आसानी से पता लगाकर मॉडिफिकेशन किया जा सके। मॉडिफिकेशन या रिवीजन, रिवीजन पैनल कहां होगा, दाईं तरफ ऊपर, टाइटल बॉक्स दाईं तरफ नीचे, फाइल या फोल्डिंग बाईं तरफ। सबसे पहले हमारे पास सीट कौन सी है, अपरिष्कृत, उसमें मार्जिन छोड़ने के बाद में कौन सी आ जाएगी, परिष्कृत। उसके बाद में क्या छोड़ोगे, बॉर्डर। बॉर्डर क्यों छोड़ोगे, क्योंकि ग्रिड लाइन है, ग्रिड का नंबर लगाने हैं, 1 2 3 4 5 है ABCD, हमेशा क्या होनी चाहिए, सम संख्या में। 25 mm से 75 mm के बीच, 25 mm से 75 mm के बीच होना चाहिए। और टोटल सेंटर पॉइंट कितने होते हैं, 4। अनुस्थापना चिन्ह कितने होते हैं, 2, और 2 में से एक इधर होना चाहिए जो ड्राइंग बना रहा है उधर। रिवीजन चैनल, ड्राइंग के समय अनुसार मॉडिफिकेशन में परिवर्तन होते रहते हैं। क्या मॉडिफिकेशन में परिवर्तन हुआ और किस जोन में परिवर्तन हुआ, इसकी जानकारी किस में दी जाती है, रिवीजन पैनल के अंदर। वो कह रहा है भाई, वो कह रहा पटवारी के पास एक था नक्शा, उसने कुछ चेंज किया, तो जब आप उसमें चेंज करोगे तो रिवीजन पैनल लिख दो कि B4 ग्रेड में ये चेंज हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं, अब B4 ग्रेड में चेंज कर दिया है, A2 में मैंने ये चेंज किया है। करेगा कि नहीं करेगा? तो ये कोई भी भूमि नक्शा, जैसे यूनिवर्सिटी का कोई प्लान बना हुआ है पूरी ड्राइंग पर,
उसमें होता है भाई इस तरफ है जो एक और कोई एकेडमिक संस्थान में और बनेगा, तो वो उसमें रिवीजन करके बना देगा कि इधर हमारे पास हमारी एक यूनिट ये बन गई है, तो उसमें मेन में तो करेगा चेंज। रिवीजन पैनल कहां लिखेगा? ऊपर की तरफ, मॉडिफिकेशन के लिए। ट्रेसिंग पेपर में ट्रेसिंग क्लॉथ क्या होता है? ट्रेसिंग क्लॉथ होता है जो पटवारी के पास होता है ना, वो कपड़ा, और हाँ लाल वाला वो कपड़ा जिसके ऊपर ड्राइंग बनी हुई, पूरे सबके खेत बने हुए हैं। और ट्रेसिंग पेपर वो होता है जिस पर आपको नकल बना के देता है, जिस पर आपको क्या है, आप क्या होगा ना, खेत का नक्शा दो, तो खेत का नक्शा उसके पास, खुद के पास तो क्या बना, कपड़े पर बना हुआ पूरा, वो फिर आपको किस पर बना के देगा? पन्ने पे बना के देगा, तो वो ट्रेस पेपर कहलाता है। ट्रेस पेपर आपको नक्शा बना के देता है और उसके पास ट्रेसिंग क्लॉथ पे बना होता है, ठीक है। विशेष प्रकार अलग पारदर्शी कागज होता है। ट्रेसिंग पेपर उपयोग विभिन्न प्रकार की ड्राइंग की नकल तैयार करने के लिए किया जाता है। ट्रेसिंग उसको रख देते हैं ऊपर, फिर वैसा वैसा बना देते हैं। ट्रेसिंग क्लॉथ एक विशेष प्रकार के गोंद में स्टार्च में डुबोकर ट्रेसिंग क्लॉथ का निर्माण किया जाता है, और ये कई सालों तक अनेक वर्षों है, अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका काम है, लिया जाता है ट्रेसिंग क्लॉथ का। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट तो आप देखते हो कि जैसे मान लो जयपुर में चारों रिंग रोड बननी है, तो पहले कहेगा ब्लूप्रिंट लेके आओ, इसका कैसा बना है, किस प्रकार बनेगा। आपने कभी मूवी में देखा होगा कि भाई इस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट लेके आओ। ब्लूप्रिंट का जिसके अंतर्गत पूरा मैप, पूरा नक्शा, पूरा तरीके से ड्राइंग बनी हुई हो, वो ब्लूप्रिंट है। किसी भी भाग का हर एक भाग दर्शाया जाए, तो अमोनिया कागज से ट्रेसिंग पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कहलाती है। डस्टर या रुमाल, रबड़ द्वारा ड्राइंग शीट पर कुछ मिटाने के लिए जो मेल आ जाता है उसे हटाने के लिए सूती कपड़ा उपयोग करते हैं, उसे डस्टर या रुमाल कहते हैं। कल हम देखेंगे सीट को फोल्ड कैसे करें, और अभी भी आप देख लो इस, एक मिनट, इसमें आपके सामने फोल्डिंग मेथड दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, खास पल्ले पड़ेगा नहीं, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना फोल्ड कैसे किया जाए। कल हम देखेंगे फोल्ड कैसे किया जाए। वाह शाबाश, देख लिया आपको, आगे आप बैठो है।